सन 1990 में कश्मीरी पंडितों को बड़ी ही बेरहमी से उन्हीं के घर से उन्हें भगा दिया गया था। इस पूरी घटना को सिलसिलेवार ढंग से दिखाती है मूवी द कश्मीर फाइल्स। आज हम इसी मूवी की कहानी सुनाएंगे, तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। 1990 का कश्मीर। कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और वहीं पर भारत पाकिस्तान मैच का कमेंट्री भी चल रहा था। मैच में सचिन बहुत बढ़िया खेल रहा था, तो एक बच्चा शिव उछलकर सचिन का नाम लेकर उत्साह में चिल्लाने लगा, तो कुछ लोग उसे पकड़कर मारने लगे। किसी तरीके से छुड़ाकर वह घर की तरफ भागता है तो देखता है कि रास्ते में कुछ पुलिस वालों और कुछ औरतों को भी मारा जा रहा है और रास्ते में लिखा था इंडियन डॉग्स गो बैक। ये कश्मीरी पंडितों के लिए था। माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहा था। तभी रास्ते में शिवा को उसके दादा पुष्कर मिल जाते हैं और वह उसे लेकर घर की तरफ बढ़ते हैं। घर में शिवा के पापा करण और मम्मी शारदा और दुधमुहा भाई कृष्णा हैं। ये लोग भी बहुत डरे हुए हैं। कश्मीर में आतंक फैलता ही जा रहा है। कुछ लोग जो अपने आप को फ्रीडम फाइटर कहते हैं, बंदूकें लेकर सड़कों पर आ जाते हैं और कश्मीरी पंडितों को भगाने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। और इस मुहिम की अगुवाई कर रहा था बिट्टा कराटे। वह कहता है कि इन भारतीय कुत्तों यानी कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगा के दम लेगा। और ये लोग कार्रवाई शुरू कर देते हैं। कुछ लोग पहुँच जाते हैं पुष्कर के घर। वहाँ पर करण गेहूं के बक्से में छुप जाता है जिससे कि उनको पता न चले, लेकिन एक मुस्लिम पड़ोसी उन्हें सब कुछ बता देता है और वो लोग सीधे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और वहाँ पर बिट्टा आता है और गेहूं के ड्रम में बंद करण को गोलियों से भून देता है और ये लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। तभी वहाँ पर पुष्कर आता है और इन लोगों से अपने परिवार के जान की भीख मांगता है। बिट्टा परिवार को छोड़ने के लिए करण के खून से सने गेहूं को शारदा को खाने के लिए कहता है। यहाँ से कहानी शिफ्ट करती है 2016 में। IAS अधिकारी ब्रह्मदत्त का घर है। वहाँ पर उसके कुछ पुराने दोस्त आते हैं, जैसे कि एक डॉक्टर महेश और DGP हरिनारायण और रिपोर्टर विष्णु। ये सब लोग इसलिए इकट्ठा हुए थे क्योंकि पुष्कर की मौत हो गई थी और उनका नाती कृष्णा उनकी अस्थियां लेकर कश्मीर आ रहा था। कृष्णा अपने दादा पुष्कर के साथ दिल्ली में रहता था और वहीं पर एक कॉलेज में पढ़ाई भी करता था। उसके कॉलेज में कश्मीर की आज़ादी के लिए आंदोलन हुआ करता था, जहां पर प्रोफेसर राधिका कहा करती थी कि कश्मीर के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है और उन्हें आज़ादी से नहीं जीने दिया जा रहा है। और जब इसके विरोध में वो लोग पत्थर बरसाते हैं तो उन पर गोलियां बरसाई जाती हैं। इस पर कृष्णा पूछता है कि उन कश्मीरी पंडितों का क्या जिन्हें बाहर निकाल दिया गया था, तो उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता है। उसके दादा की अंतिम इच्छा थी कि उनकी अस्थियों को कश्मीर में उनके घर में बहाया जाए, इसलिए वह यहाँ पर आया था। ब्रह्मदत्त याद करते हैं कि 1989 में ही स्थितियाँ खराब होना शुरू हो गई थी। पुष्कर उनका दोस्त है और सुरक्षा देने के लिए कहता है, तो वह उसे आश्वासन भी देते हैं। और जब ये दोनों लोग बाहर मार्केट में निकलते हैं तो देखते हैं कि कश्मीर में पाकिस्तानी रुपया चलना शुरू हो गया है और बच्चे बच्चे को सिखाया जा रहा है कि कश्मीरी पंडितों को भगाना है। और राशन की दुकानों पर भी कश्मीरी पंडितों की महिलाओं को भगाया जाता है और उन्हें राशन नहीं मिलता है। ब्रह्मदत्त बहुत गुस्सा होता है और इसकी चर्चा अपने सभी साथियों से करता है। लगातार ऐसी घटनाएं सुनाई देने लगी थी। एक दिन कुछ नौसेना अधिकारियों को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ब्रह्मदत्त मुख्यमंत्री के पास सारी जानकारी देने के लिए जाते हैं। वहां पर मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और आप लोग सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो, और इसलिए वह ब्रह्मदत्त को निलंबित कर देते हैं। और वहीं पर बिट्टा कराटे आया हुआ होता है, वह जाकर उनसे मिलते हैं। इसका मतलब कि वह भी आतंकवादियों से मिले हुए थे। कृष्णा भी याद करता है कि प्रोफेसर राधिका उसे समझाती हैं कि कश्मीरी पंडितों को कुछ लोगों को भगाया गया था, लेकिन उन्हें भगाया था भारतीय फौज ने। और इसी पॉइंट को मुद्दा बनाकर उससे छात्र संघ का चुनाव लड़ने के लिए कहती हैं। और घर पर जब पुष्कर उससे 370 हटाने की और कश्मीर वापस जाने की बात कहता है, तो वह भी कॉलेज की रेटी रटाई बात कहना शुरू कर देता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था और कश्मीर की भोली भाली जनता पर अत्याचार फौज कर रही है। इधर बातों बातों में जब कृष्णा के माता पिता की बात उठी तो लोग उससे बचने लगते हैं, क्योंकि कृष्णा को बताया गया था कि उसके माता पिता और भाई की मौत एक एक्सीडेंट में हुई है। लेकिन जब उसे शक होता है तो वह बार बार पूछता है, तो ब्रह्मदत्त उसे पूरी कहानी बताते हैं। फतवा जारी हो गया था और पंडितों से कहा गया कि या तो तुम कन्वर्ट हो जाओ और या तो यहाँ से भाग जाओ। शारदा ने भी अपने पति के खून से सना गेहूं खा लिया, जिससे कि उसके परिवार को छोड़ दिया गया। हॉस्पिटल में भी आतंकवादी घुस गए और डॉक्टरों से गैर मुस्लिमों का इलाज न करने के लिए कहा, जिससे कि कई लोग दम तोड़ने लगे। ब्रह्मदत्त बार बार केंद्र को फ़ोन करते रहे, लेकिन केंद्र ने कहा कि कश्मीर के चीफ मिनिस्टर से उनकी बनती है, इसलिए वह रिश्ता नहीं खराब करना चाहते हैं। पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए थे और वह कुछ नहीं कर पा रही थी। अब कश्मीरी पंडित भगवान के भरोसे थे। ये सब लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और कौल साहब के नेतृत्व में वहाँ से भागने के लिए प्लान करते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और कौल साहब और उनके लड़के को एक सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए ले जाते हैं। उसके बाद सभी महिला पुरुष गाड़ी में बैठकर वहाँ से रातों रात निकल लेते हैं।
रास्ते में ये लोग देखते हैं कि कौल साहब और उनके लड़के को मारकर पेड़ से लटका दिया गया था। सरकार ने इन सभी लोगों के लिए एक कैंप बनवा दिया था। ये सब लोग वहाँ पर जाते हैं। पुष्कर की आँख खराब होने वाली थी और डॉक्टर उसे ऑपरेशन की सलाह देते हैं, लेकिन वह कहता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि ऑपरेशन करा सके। वह इस पैसे से शिवा की पढ़ाई कराएगा। कैंप में खाने पीने की बहुत दिक्कत थी। कभी कभी तो खाना बनता था, कभी खाना नहीं बनता था और पुष्कर बिस्कुट चाट कर ही रह जाता था। वहाँ उस बंजर में बिच्छुओं का प्रकोप बहुत ज़्यादा था और इससे कई लोगों की मौतें भी हो रही थी। एक दिन होम मिनिस्टर के साथ ब्रह्मदत्त भी आया कैंप का जायजा लेने के लिए। वह उनको सारी परेशानियों से अवगत कराता है, लेकिन होम मिनिस्टर उसे आनाकानी करते हैं। वहीं पर वह पुष्कर को देखते हैं जो 370 हटाने की तख्ती लेकर खड़ा रहता है। पुष्कर को अब कुछ दिखाई नहीं देता और जब ब्रह्मदत्त उसके पास जाते हैं तो वह पहचानने से इनकार कर देता है। ब्रह्मदत्त शारदा के पास जाते हैं और उसे आश्वासन देते हैं और कैंप की जगह एक छोटा सा कमरा दिला देते हैं। लेकिन स्थिति तब भी सुधर नहीं रही थी और कश्मीरी पंडितों का घर वापस जाने का सपना ही रह गया था और उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। टीवी पर बिट्टा का एक इंटरव्यू आता है जिसमें उसे पूछा जाता है कि उसने कितने लोगों को मारा है, तो वह कहता है कि 20-30 लोगों को मार दिया है। पुष्कर भी सोचता है कि एक आतंकवादी का टीवी पर इंटरव्यू लिया जा रहा है और उसने जो इतने सारे लेटर्स सरकार को लिखे उसका एक भी जवाब नहीं आया। कैसा ज़माना आ गया है। और फिर पुष्कर कभी घर नहीं जा पाता है और आखिरी समय में वह कृष्णा को बुलाता है और कहता है कि मेरी अस्थियों को ले जाकर तुम कश्मीर में मेरे घर में बहा देना और मेरे सभी दोस्तों को भी बुला लेना। तभी वहाँ पर कृष्णा आया था। मरते मरते आखिरी दम तक पुष्कर को आशा थी कि वह कश्मीर जरूर वापस जाएगा। वह अस्थियां लेकर कश्मीर जाने के लिए राधिका से पूछता है तो राधिका उससे कहती है कि कश्मीर जाकर वहाँ के लोगों का दर्द समझो और उनका वीडियो बनाकर इसी मुद्दे को उठाकर हम लोग चुनाव जीत सकते हैं। और वह उसे एक आदमी का नंबर देती है और उससे मिलने के लिए कहती है। कृष्णा पुष्कर की अस्थियां लेकर पहुंच जाता है उसके घर पर। घर पूरा जर्जर हो गया था और 25 साल पहले की कहानी अपने आप बयां हो रही थी। घर पर पाकिस्तान का झंडा लगा था और शिवलिंग उल्टा पड़ा हुआ था। ये लोग शिवलिंग को सीधा करते हैं और झंडे को फेंक कर अस्थियों को विसर्जन करके पुष्कर को याद करते हैं। उसके बाद कृष्णा उस आदमी से मिलने के लिए जाता है जिससे राधिका ने मिलने के लिए कहा था। वह वहाँ पर जाता है तो देखता है कि वह बिट्टा कराटे है। बिट्टा उससे कहता है कि वो लोग कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़े थे और उन्होंने किसी भी कश्मीरी पंडित को नहीं भगाया, ना तो किसी को मारा था। और जो 24 लोगों को इकट्ठा करके एक साथ मार दिया गया था वो इंडियन आर्मी ने किया था। हम लोग तो बस शांति को बढ़ावा देते हैं। वहाँ से वापस आकर कृष्णा ब्रह्मदत्त से कहता है कि आप लोग झूठ मूठ कहते हैं, कोई भी जेनोसाइड नहीं हुआ था। इस पर ब्रह्मदत्त कहते हैं कि तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया गया है और वो उसे सच्चाई दिखाते हैं। कई फाइलों में वो सारी चीज़ें दबी हुई थी। कृष्णा उन फाइलों को पढ़ता है और सब कुछ क्लियर हो जाता है, जिसमें न जाने कितने पंडितों को मार दिया गया था, महिलाओं के साथ रेप किया गया था और सभी को मारकर भगा दिया गया था। कृष्णा बहुत दुखी मन से वापस दिल्ली आता है, जहाँ पर चुनाव की आखिरी रैली हो रही होती है और राधिका उसे इनवाइट करती हैं अपना भाषण बोलने के लिए। वह वहाँ पर आता है और शुरू हो जाता है। वह कहता है कि प्राचीन काल में महर्षि कश्यप यहाँ पर आए और इसे पावन भूमि बनाया और उनके नाम पर ही कश्मीर बना। उसके बाद यहाँ पर बहुत से विद्वान आए जैसे कि शंकराचार्य, कणाद, पतंजलि आदि, और सभी ने यहाँ पर ज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा दिया। और उसके बाद आए आक्रांता। उन्होंने उन सभी चीज़ों को नष्ट करना शुरू कर दिया जिन्होंने कश्मीर को महान बनाया था। और जो वहाँ के मूल रूप से रहने वाले कश्मीरी पंडित थे उन्हें वहाँ से भगा दिया गया। तकरीबन 5 लाख लोगों को भगाया गया था और आज उन सब के बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता। उन्हें उनका अधिकार नहीं मिल पाया जिसके लिए वो हकदार थे। इसलिए हमें आगे आना होगा और सरकार से बात करनी होगी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि कुछ सेना की वर्दी में लोग आते हैं और कश्मीरी पंडितों को अलग करने लगते हैं। पुष्कर उन्हें पहचान जाता है और कहता है कि ये लोग सैनिक नहीं, आतंकवादी हैं। बिट्टा उन सभी को पीटता है और लाइन से खड़ा कर देता है। वह शारदा के कपड़े फाड़ देता है और कहता है कि तुम सब इसी काबिल हो और जीने के लायक नहीं हो। और उसके बाद शारदा को एक मशीन में डाल देता है जिससे कि उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। और उसके बाद 24 लोगों को लाइन से बैठाता है और सभी लोगों को एक एक करके गोलियां मारता चला जाता है। और आखिर में वह छोटे बच्चे शिवा को भी नहीं बख्शता और उसे भी गोली मार देता है। और यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है। कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलेगा या नहीं यह तो समय की बात है, लेकिन इस ज्वलंत विषय पर मूवी बनाने की हिम्मत करने के लिए विवेक अग्निहोत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो बताइएगा ज़रूर। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत जल्दी हाजिर हो जाऊँगा एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।